साल 2019, क्या आप जानते हैं कि उस इलेक्शन पर कितने खर्च हुए? 55,000 करोड़ रुपए। और इसमें से आधे से ज्यादा खर्च सिर्फ बीजेपी पार्टी ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पार्लियामेंट में 43% ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस है और 29% तो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पर सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, फिरौती। अगर पार्टी किसी को टिकट देती है तो वो सिर्फ दो चीज देखती है, या तो वो उसका रिलेटिव्स हो, किसी न किसी तरह से कोई लिंक हो, या फिर मेजोरिटी ज्यादा हो। सिर्फ दो ही केस में टिकट दी जाती है। और हमारे इंडिया में इलेक्शन के टाइम पर एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि ईवीएम हैक हुई थी। साल दर साल खत्म होते चले गए और एक के बाद एक इलेक्शन आते चले गए। साल 2014 का इलेक्शन हुआ, फिर 2019 का, और अब सभी पार्टियां तैयारी कर रही है 2024 के इलेक्शन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही देखने को मिलती है। और जो चीजें मैं बताने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होती है, अदर बहुत सी कंट्रीज है उनमें भी होता है, बट देखा जाए तो इंडिया में कुछ ज्यादा होता है। जैसे कि झूठे वादे वो अदर कंट्रीज में भी किए जाते हैं। देखिए, दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है यूएस का इलेक्शन। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है इंडिया का इलेक्शन, जहां पर जो है करीब 2 महीने तक इलेक्शन चलते हैं, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो साल 2009 में 71.3 करोड़, साल 2014 में 81.4 करोड़ और साल 2019 में 90 करोड़ लोगों ने वोट किया था। और इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा हर साल 1.5 करोड़ से ऊपर का बढ़ जाता है। तो ऑन एन एवरेज आप 8 से 10 करोड़ का एवरेज लगा के चलिए, हर 5 साल में इतनी इंक्रीमेंट होती है। तो इस बार 2024 के इलेक्शन में आपको जो है 100 करोड़ पार मिलेगा। अब सिर्फ वोट देने वाले वोटर ही नहीं, वोट में खड़े होने वाले कैंडिडेट भी किसी दूसरे देश से बहुत ज्यादा होते हैं। 29 स्टेट, 543 लोकसभा सीट्स, और इन सीट्स पर लड़ने के लिए 8000 से ऊपर कैंडिडेट्स, और साथ ही 8 नेशनल पार्टी और 300 से ज्यादा लोकल पार्टीज आज की डेट में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी इंडिपेंडेंट पार्टी भी हमें देखने को मिल जाएगी आज की डेट में। इतने सारे लोगों का एक साथ इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन होता है 7 फेजेस में और 5 वीक्स के अंदर। और विनर कौन होगा, इसके लिए इंडिया यूज करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट के हाईएस्ट वोट होंगे उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एफपीटीपी के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी। पूरी दुनिया भर के सिर्फ 58 कंट्रीज में ही इस वोटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। इसके अलावा इंस्टेंट रन ऑफ मेथड भी यूज किया जाता है बाकी कंट्रीज में, और इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इंस्टेंट रन ऑफ मेथड का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा कई देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी यूज किया जाता है। मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन, साल 2016 में यूएस इलेक्शन पर खर्च हुए 6.6 बिलियन, और 2020 वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन अब तक का है। यूएस ने इस पर 14 बिलियन डॉलर खर्च किए। अब देखिए, यूएस की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वहां पर इलेक्शन पर इतना खर्च करना जायज है और चल भी सकता है। पर क्या आप जानते हैं साल 2019 में लोकसभा इलेक्शन पर कितना खर्च हुआ? 8 बिलियन, अराउंड 55,000 करोड़, जहां पर 2014 में 5 बिलियन ही खर्च हुए थे। और अगर 20 साल के आंकड़ों पर नजर करें तो ये एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 6 टाइम ज्यादा हुए हैं। मतलब कि जहां पर 1988 में सिर्फ 9,000 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं 2019 में 55,000 करोड़। अब इस 55,000 करोड़ में से आधे ज्यादा खर्च तो सिर्फ बीजेपी पार्टी का था, और बाकी जो बचे वो बाकी सभी पार्टी में डिवाइड हुआ, जैसे कि जितनी भी लोकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पर वोटर, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि 90 करोड़ वोटर थे, तो साल 2019 के कैलकुलेशन के हिसाब से 700 रुपए पर वोटर पड़ता है। अब ये ग्राफ देखिए, कितने पैसे कहां पर स्पेंड किए गए। कैंपेन पर 35%, वोटर को डायरेक्ट दिए गए 25%, और बाकी सब मिक्सअप खर्च हुए। इंडियन इलेक्शन में मेन रैलीज, गैस, अल्कोहल, पर्सनल गुड्स, गोल्स, इन सब पर बेइंतहा पैसा खर्च किया जाता है। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट की माने, जहां पर साल 2014 में सोशल मीडिया पर सिर्फ 250 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं पर साल 2019 में 5,000 करोड़ इस इलेक्शन पर खर्च हुए हैं। अब यही बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्शन के बाद हमारे स्टेट में वो सब काम नहीं होते जो वादे किए जाते हैं, क्योंकि पार्टी इलेक्शन पर बिलियंस खर्च करती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले काम यही है कि अपना खर्च जो किया वो पूरा किया जाए, क्योंकि पार्टी आपके पैसे आपके ऊपर ही खर्च कर रही है। इलेक्शन के टाइम पर आपके बाइक में फ्री का पेट्रोल डलाना, फ्लैग्स, कैप्स, टी शर्ट्स, फ्री का खाना, दारू, सब कुछ पार्टी अपने जेब से थोड़ी ना देती है। सब कुछ आपके और हमारे बीच से ही निकाला जाता है। आपको एक दुख की बात बताऊं, इलेक्शन पर पैसा खर्च करने में भले ही हमारे देश पहले नंबर पर हो, पर एजुकेशन पर खर्च करने के मामले में देश 62 पोजीशन पर है। और शायद 2024 के इलेक्शन में इंडिया एक्सपेंसेस के मामले में यूएस को दोबारा से पीछे छोड़ दे। क्रिमिनल चार्जेस,
अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करनी हो, चाहे वो पीएन की ही क्यों ना हो, तो आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पार्लियामेंट में 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, फिरौती। और ये चार्जेस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म है, मतलब कि प्रॉपर एविडेंस मिले हैं इनके खिलाफ। और मजे की बात तो ये है कि क्रिमिनल के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक नॉर्मल कैंडिडेट्स। और सिर्फ आम जनता ही नहीं, पार्टी भी इन्हीं लोगों को टिकट देना पसंद करती है जिनके कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है, बिकॉज जिनके पास पावर होती है, पैसा भी होता है, भीड़ ये बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, फंड ला सकते हैं। तो अब पार्टी को चाहिए क्या? यही तो चाहिए, वोट टू रिलीजन। अब कहने को तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, पर क्या सच में है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक पावर है जो भारतीय लोगों को दी गई है, पर ये डेमोक्रेसी फीकी पड़ जाती है जब बात आती है रिलीजियस की, कास्ट की, धर्म की। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, शायद आप नहीं, पर आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने आसपास के पड़ोसी जो भी अनएजुकेटेड है या कम पढ़ा लिखा, उससे पूछिए कि आपने इस सामने वाले कैंडिडेट को वोट क्यों दिया। इन 70% केसेस में आपको रिलीजियस या कास्ट मिलेगी। मैं अपने एरिया की बात बता दूं, इलेक्शन के टाइम पर जब कैंडिडेट वोट मांगने आते हैं, तो जो कैंडिडेट के साथ जो एजेड पीपल होते हैं, वो मेरे पापा को पता क्या कहते हैं? भाई साहब, अपनी बिरादरी का लड़का है, ख्याल रखना, आपका ही बच्चा है। अगर इनकेस कास्ट से नहीं मिलता तो कैंडिडेट SC/BC है और SC/BC के लिए काम SC/BC ही कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कही जाती है और ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। जहाँ पर भी किसी कास्ट की मेजोरिटी ज़्यादा है, बस उस एरिया में उसी कास्ट और धर्म का कैंडिडेट खड़ा कर दो और आपके जीतने के 80% चांसेस यहीं पर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? 2018 की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में एजुकेशन रेट अभी भी 73% के अराउंड है और ये गैप अराउंड 25% का रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्शन में। एक बात और, एक एजुकेटेड और एक नॉलेजेबल पर्सन, दोनों में बहुत अंतर है। एक नॉलेज वाला पर्सन किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले बहुत ही सोच विचार करता है, जबकि पढ़ा लिखा अनपढ़ सिर्फ भेड़ चाल ही चलता है। मेरे साथ और मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री तो है, पर वोट सिर्फ रिलीजियस के आधार पर ही दिए जाते हैं, अपने कास्ट वालों को ही दिए जाते हैं। आप सब कुछ छोड़िए, करंट सिचुएशन क्या है? आज के टाइम में राम नाम इसका नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं और ये सबसे बड़ा हथियार है बीजेपी पार्टी का। हिंदू खतरे में है, धर्म परिवर्तन हो रहा है और न्यूज चैनल वाले शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब टीवी पर धर्म और जाति के आधार पर डिबेट ना कराते हों। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया है कि कोई भी पार्टी धर्म या कास्ट के नाम पर वोट ना मांगे, चाहे कोई भी हो। अक्सर आपने बीजेपी पार्टी को जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए सुना होगा रैलीज में। देखिए, हो सकता है कि हिंदू खतरे में हो सकता है कि मुस्लिम लोगों को अनदेखा किया जा रहा हो, कुछ भी पॉसिबल है, पर किसी को भी वोट देने से पहले अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड होना ही बहुत नहीं है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। रिचेस्ट पॉलिटिशियन एवर। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन की तरह है, एक बिजनेस की तरह है। अब एक टीचर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर क्या काम करता है? सबको पता है, इनका काम आपको सर्विस देना है और इस सर्विस को पैसे कमाते हैं। अब पॉलिटिशियन क्या है? सेम है। यहाँ एक पॉलिटिशियन के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, ना उसका काम, ना उसकी टाइमिंग, 24 घंटे सर्विस, ऐसा ही है ना। और ऐसा ही है, इनकी कोई फिक्स सैलरी भी नहीं है, मतलब कि फुल करप्शन। मैंने से बहुत से अपने एरिया में MLA और लोकल चुनाव लड़ते हुए लोगों को देखा है जो इलेक्शन से पहले उनके पास कुछ नहीं होता, ड्यूरिंग द इलेक्शन जब वो पोजीशन पर होते हैं तब भी उनके पास कुछ नहीं होता, पर एक बार जब सत्ता गई तो आपके उनके पास इतना पैसा देखने को मिला, विद इन 1 या 2 साल में शायद वो आपकी सोसाइटी में दिखे भी ना, वो एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाए। इतना पैसा उन्होंने अर्न कहां से किया? इतना पैसा उन्होंने किया अपने 5 साल के प्लान में। गवर्नमेंट से जो सैलरी नहीं मिलती है ना, वो तो सिर्फ भीख की तरह होती है इनके लिए। वेल, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियन गरीब है या नहीं। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी कूट कूट के भरा है। भारत में पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस की तरह है। बाप MLA तो बेटा या बेटी कहीं ना कहीं विधायक है, और जब भी पार्टी द्वारा टिकट देने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी रिलेटिव्स को ही टिकट मिलती है, 99% केसेस। भारत में किसी भी पार्टी के टिकट लेने के लिए आपके पास कोई योग्यता, नॉलेज, कोई स्किल, कैरेक्टर या सब कुछ होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका सरनेम ही काफी है। या फिर दूसरा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मेजोरिटी। देखिए, अब जब भी नेपोटिज्म की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है राहुल गांधी का, क्योंकि वो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर आपको बता दूं कि राहुल गांधी अकेले ऐसे नहीं है। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, तो ऐसे बहुत से लिंक हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे।
पैट्रिक फ्रेंच की एक रिपोर्ट की माने तो आज की डेट में जितने भी 30 साल से नीचे के एमपी और एमएलए हैं उनका 100% पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है, और 40 के अंडर जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो अराउंड आप 70% लगा के चलिए, यानी कि हर 3 में से 2 एमएलए का लिंक है किसी ना किसी से। अब इस भाई भतीजावाद को रोकने का एक ही रास्ता है, वोटर खुद डिसाइड करे। जरूरी नहीं है कि बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा, बेटा अच्छा है तो बाप भी अच्छा होगा। तो एक वोटर को खुद जागने की जरूरत है, और नेपोटिज्म हमारे देश के हर कोने में है, बिजनेस हो या बॉलीवुड या कोई सरकारी नौकरी, और पॉलिटिक्स में तो है ही। ईवीएम मशीन हैक, इलेक्शन के टाइम पर आपको एक चीज जरूर सुनने को मिलेगी कि ईवीएम हैक हुई है। सॉरी, जब रिजल्ट आता है उसके बाद तब, और ये एलिगेशन लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टी द्वारा, जो मेन पार्टी है उस पर। जब भी बीजेपी जीतती है तो विपक्षी पार्टी ये जरूर कहती है कि ईवीएम हैक हुई है। वहीं जब विपक्षी पार्टी द्वारा जीत हासिल होती है तो ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है। जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर चुनाव होते हैं तो यहाँ पे ईवीएम ठीक है। अब देखिए, ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज की डेट में और जितने भी आर्टिकल मैंने अभी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। पर अगर इस वीडियो पर 100 लाइक मिलते हैं तो मैं ईवीएम के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फाइनल वर्डिक्ट। अब देखिए, 2024 लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने दिमाग से वोट दें, हर चीज को अच्छे से एनालाइज करें। कास्ट, रिलीजियन, नेपोटिज्म। भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा से जीत जाती है तो क्या देश में डेमोक्रेसी रहेगी, इस चीज को भी एनालाइज कीजिए, बारीकी से देखिए इस चीज को, या फिर सिर्फ धर्म और जाति से ही आपका घर चल जाएगा। इन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद एक प्रॉपर कैंडिडेट चुनिए।